नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स के सेशन में। तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लास्ट स्टेज पे है। अब हम लोग 49th जीएसटी मीटिंग भी हो गई, यानी कि 48th अब रिलीज हो जाएगा। हम लोग 43rd तक कर चुके हैं, 44 से शुरुआत कर रहे हैं। अब 44 में अगर आप देखेंगे तो 44 में सिंपली दो ही एजेंडा आइटम है जो था, कोविड से रिलेटेड था, और ये पूरा का पूरा जो एजेंडा आइटम है सारा कोरोना से रिलेटेड है। तो इसमें हमारे लिए पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर दिया। ये पूरा उसी से रिलेटेड, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इस तरह से। लेकिन इसमें मैंने एक चीज येलो किया है, एक मिनट मुझे मिल जाए तो मैं दिखाता हूँ इसमें, या उसके, हाँ ये रहा। इसको करने से मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। हम लोग वैसे आईजीएसटी की जो लाइव क्लास शुरू करेंगे उसमें भी होगा यही वाला पॉइंट। मुझे एक बात बताइए, एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड में फर्क क्या है? सर जीरो रेटेड भी एक रेट ऑफ टैक्स है। जीरो रेटेड भी एक रेट ऑफ टैक्स ही है। सर जीरो रेटेड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट आते हैं। हम लोग मानते हैं कि जीरो रेटेड हुआ एक्सपोर्ट और एक्सचेंज को सप्लाई, एससीजेड को सप्लाई। इसमें रेट क्या लगता है? रेट सर हम लोग मेंशन तो नहीं करते हैं सर। तो मतलब रेट जीरो लगता है? जीरो मतलब वो उसमें टैक्स नहीं कैलकुलेट करता है, टैक्स जीरो है। एग्जेम्प्टेड का मतलब एग्जेम्प्टेड में कि ये लोग ना नोटिफिकेशन इसमें भी टैक्स रेट जीरो है। हाँ, लेकिन इन्होंने तो दोनों में फर्क है। एग्जेम्प्टेड में जीरो शेड्यूल में, ये शेड्यूल में है ना, एग्जेम्प्टेड शेड्यूल में लिखा रहता है सर। विदाउट एनी कंडीशन इट इज एग्जेम्प्टेड। नहीं उसमें क्या एग्जेम्प्टेड होता है, वो जीरो रेटेड। अच्छा, कोई चीज एग्जेम्प्ट हो गया तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं, नो आईटीसी। वहां पे आईटीसी है, यहाँ पर आईटीसी मिलेगा। जी ठीक बात है ना। मान लीजिए मिल्क एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जैसे आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो जीरो रेटेड हो जाएगा। जीरो रेटेड हो जाएगा, और जैसे जीरो रेटेड हो जाएगा आईटीसी अलाउ हो जाएगी, इनपुट्स मिलने लगेगा। आईटीसी मिलेगा तभी तो आप इसका रिफंड क्लेम करेंगे। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो जीरो रेटेड सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में है, ठीक बात है। एग्जेम्प्टेड वो है सर जो नोटिफिकेशन 11 से वो किया गया। ठीक, उससे खैर कोई नहीं। मैं इस पे आना चाहता हूँ कैसे एग्जेम्प्ट हुआ। ठीक है, मतलब बेसिकली दोनों जीरो है, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है? इसमें आईटीसी नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। वो जो सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी है। मुझे एक बात बताइए, जीरो रेटेड का जो डेफिनेशन है वो एक्सपोर्ट है या सप्लाई टू एससीजेड है? करेक्ट। क्या डोमेस्टिक सप्लाई जीरो रेटेड हो सकता है? यानी कि ए ने बी को सप्लाई किया, बी एससीजेड में नहीं है, याद रखिएगा। जीरो रेटेड हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर इसको जीरो रेटेड कर देंगे तो क्या होगा? तो हमको इनपुट्स का रिफंड मिल जाएगा, आपको आईटीसी मिलेगा, इसको रिफंड मिल जाएगा। ठीक बात है या नहीं है? ये जीरो रेट में सप्लाई करेगा और इसको रिफंड मिल जाएगा। मुझे एक और बात बताइए, जीरो तो नहीं किया गया रेट, लेकिन नियर टू जीरो कर दिया गया, किस केस में? मर्चेंट एक्सपोर्ट है। यस, मर्चेंट एक्सपोर्टर में 0.1% कर दिया गया। ठीक है, और इसको रिफंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, कोई एक ले सकता है जो भी। बाय वे ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, बाय वे ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये सब हम लोग जो रिफंड और आईजीएसटी की लाइव क्लासेस होगी उसमें हम लोग कर रहे होंगे। अब ये जो यहाँ पर जो डिस्कस किया जा रहा है, बोला कि जो कोविड रिलेटेड आइटम्स है उसको एग्जेम्प्ट करें या जीरो रेटेड करें।
बताइए। अब तो आप सोच सकते हैं, मैंने आपको सारा बैकग्राउंड दे दिया। एग्जाम करेंगे तो क्या होगा? एग्जाम्प्ट एग्जाम करेंगे तो क्या आईटीसी होगा? नहीं मिलेगा। आईटीसी नहीं मिलेगा। मान लीजिए 100 + 10 = मान लीजिए इनपुट है, कोई मैन्युफैक्चरर है जो दवाई बनाता है, और इसको कहा कि आप जो कोविड की दवाई बनाएंगे वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है? तो जितना भी उसका आईटीसी है इस दवाई से रिलेटेड, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, और उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये जो दवाई है वो महंगी हो जाएगी या सस्ती हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाएगी, क्योंकि ये कॉस्ट बन जाएगा 110। इन जीरो रेटेड करेंगे तो आईटीसी मिल जाएगा। 100 आईटीसी मिलेगा तो 100 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ ही गया। अब बताइए क्या करेंगे? ये जीरो रेट करना है। जीरो रेटेड। जीरो रेटेड में फायदा है, लेकिन ये डोमेस्टिक सप्लाई में होगा। या फिर एग्जाम करना है तो पूरा चेन ही एग्जाम करिए, इसका इससे रिलेटेड इनपुट भी एग्जाम कीजिए, तभी फायदा है ना। आइए देखिए क्या डिस्कस कर रहे हैं। He stated that zero rating meant that GST would not be imposed on the final product, and at the same time refund of accumulated ITC or input goods and services to be claimed refunded. तो zero rating का मतलब, he then stated that there were some essential steps for granting zero rating. The first step was to identify those supplies where zero rating would apply. To identify these supplies, there was only one provision in the IGST Act, which is Section 16. This section prescribes which supplies would be entitled to zero rating. Once Section 16 was applicable to certain goods and services, one could go to the next step, which was to apply zero rate. That is to prescribe in law that ITC would be available even if no GST on such goods or services applies. यानी कि जीरो हो गया तो भी ITC मिलेगा। This is achieved through Section 17, subsection 2 of the CGST Act, जो आपको अपॉर्चमेंट करने के लिए कहता है. The third step is to allow in law to refund of accumulated ITC, which is achieved through Section 54, subsection 3 of the CGST Act. That first step was only satisfied by export or supplies made to SEZ. Hence, amendment would be required in Section 16 of the IGST Act. Another issue raised was that if perhaps only an amendment in the IGST Act was required and not in CGST and SGST Act. In this context, he submitted that currently zero rating is only for interstate supply, that is export and supplies to SEZ, and accordingly, the supplies to which zero rating apply is prescribed only in the IGST Act. However, if zero rating is also to be considered for intrastate supply, which does not fall within the ambit of IGST, then some provisions would need to be built into the CGST and SGST Acts as well. Hence, for zero rating of COVID-19 relief item, which would be both interstate and intrastate, amendment would be needed in IGST, CGST and SGST Acts. बताइए कोविड की किसी भी आइटम पे जीरो रेटिंग किया गया या नहीं किया गया? नहीं किया गया, नहीं, इसमें डिस्कशन था। Then this was good paragraph. So this we complete 44. अब हम लोग 44 शुरू करते हैं। So this is 45th GST काउंसिल मीटिंग मिनट्स और ये 54 पेज का है। आइए देखते हैं, इसमें बहुत सारे एजेंडा आइटम्स हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के कंडीशंस बताएंगे आप? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के कंडीशंस, अरे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के कंडीशंस बता दीजिए। कब माना जाएगा गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया? एक अंदर हो एक बाहर हो, गुड्स फिजिकली बाहर गया हो और फिर से कहिए राजेश जी। सप्लायर और रिसिपेंट में एक आउटसाइड इंडिया हो, एक विद इन इंडिया हो। गुड्स के केस में और गुड्स फिजिकली बाहर गया हो। अच्छा ना, देखिए गुड्स के केस में सिर्फ एक ही कंडीशन है, द गुड्स मूव्ड आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। सप्लाई रिसिपेंट का कोई कंडीशन यहाँ नहीं है, ठीक बात? याद रखिए, बाहर जाना चाहिए, सिर्फ गुड्स को बाहर जाना चाहिए। हाँ, ये कंडीशन तो है ही है। बस
सप्लायर रिसिपिएंट सेम भी हो, यही सप्लायर यही रिसिपिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉरेन मनी में नेपाल भुगतान को छोड़ के बाकी कोई अलाउ नहीं है। अच्छा रुकिए, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर कस्टम्स एक्ट में देखेंगे आप, तो एक ही कंडीशन है, द गुड्स आर टेकन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडिया, और कोई कंडीशन नहीं। जीएसटी एक्ट में भी एकदम सेम डेफिनेशन ये कस्टम्स एक्ट का बोरो किया गया था। इसके बाद उन्होंने एक कंडीशन और लगा दी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हम तभी मानेंगे व्हेन द फॉरेन करेंसी इज ब्रॉट इनटू इंडिया विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। तो ये कंडीशन था। इसके बाद अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जो कंडीशन है वो देखिए, 5 कंडीशन है मेनली। पहला, सप्लायर इज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, तो रिसिपिएंट यहां। दूसरा, this is the first condition is this, supplier is in India, recipient is outside India. What is the third condition? थर्ड कंडीशन ये है कि फॉरेन कन्वर्टर मनी में आए। थर्ड कंडीशन नहीं, फॉरेन करेंसी से पहले प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली रिसिपिएंट का प्लेस होता है, लेकिन इंटरमीडिएरी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई यहां भी हो सकता है। रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई यहां आ जाएगा तो फिर एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। ये तीसरा कंडीशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। तो हम लोग जनरली बोलते हैं 2 बाहर होना चाहिए, 1 इंडिया में होना चाहिए। चौथा कंडीशन, एक वो है जो रिलेटेड फॉरेन करेंसी ना हो, फॉरेन करेंसी। पांचवा कंडीशन ये है कि ये रिलेटेड नहीं है, ये कह रहा है कि सेम पर्सन, हाँ सेम पर्सन ना हो, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वो डिस्टिंक्ट पर्सन ही कह रहे हैं। हाँ, डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए। अब मान लीजिए यहां पर बैंक है एक, इस बैंक का ब्रांच इंडिया में, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसको ये यहां से यहां इसको कोई सर्विस प्रोवाइड किया, तो इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे क्योंकि सेम एंटिटी है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो, एक पेप्सी आईएनसी कंपनी आउटसाइड इंडिया हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, यहां पेप्सी इंडिया लिमिटेड हो, इसको शेयर होल्डर 100% इज ओन्ड बाय हिम, 100% सब्सिडियरी है ये इसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बताइए एक्सपोर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस डिफरेंट एंटिटी है ना सर, डिफरेंट एंटिटी हो गया, सेम पर्सन तो नहीं है ना, ब्रांच ऑफिस ये सब का तो कहानी है नहीं। तो इन्होंने यही क्लैरिफाई किया है, जरा ये देखते हैं। In order to clarify the issues arising due to different interpretation by field formations on export of services, it has been recommended by the Law Committee to clarify through a circular that a person incorporated in India under the Companies Act and a foreign company, that is a person incorporated under the laws of any other country, are to be treated as separate legal entities and would not be considered merely establishment of distinct persons. तो इसको हम सेम पर्सन नहीं मानेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। अकॉर्डिंगली द सप्लाई बिटवीन सच पर्सन वुड नॉट बी बार्ड बाय कंडीशन 5, यानी कि वो मानेंगे ये कंडीशन हैव बीन सेटिस्फाइड बिफोर बीइंग कंसीडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। द काउंसिल यूनानिमसली एग्रीड टू दिस प्रपोजल। किसी को कुछ कहना हो तो कह दीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी रिलेटेड इश्यूज। ओके वही है ना। अच्छा, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। रिकमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। अच्छा, ईवे बिल के साथ इनवॉइस, ई इनवॉइस अगर है तो ले जाना जरूरी है, कैरी करना जरूरी है? नो सर, ये इनवॉइस कैरी करना जरूरी नहीं। प्रीतम जी हैं सर, उस इनवॉइस पे ही ई वे बिल मेंशन रहता है, इनवॉइस पे ई वे बिल नंबर ऑटोमेटिक। एक मिनट रुकिए, प्रीतम जी नहीं है। प्रीतम नहीं है आज। राजेश जी, प्रीतम जी का फोन आया था आपके पास? नहीं सर, राजेश जी के पास। राजेश जी सर, वो आया था, उसके बाद उन्होंने 2-3 पेपर बेचा, लेकिन वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गुड्स डिटेन किया गया जबकि वेस्ट बंगाल में ही डिटेन है गुड्स। चलिए, वही केस मैं समझना चाहता हूं। उनके बाद मेरे पास फोन आया, मैंने उनको बता तो दिया था,
हाँ। अब लेट्स सी, आज आए नहीं वो। लॉ कमिटी रिकमेंडेड। अच्छा देखिए अनिमेश, ये Yes, कैसे sir. कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल लिखा होता है। जैसे हम लोग जनरेट करते हैं ना सर, तो वो हाँ। बिल पे ई वे बिल नंबर आ जाता है। ई वे बिल नंबर अगर डिजिटली उस बिल पे आ गया, मेरे बिल पे, तो उसका हाँ। फिजिकल कॉपी कैरी करना मैंडेटरी नहीं है ई वे बिल का। वो जो ऑफिसर है वो अपने मोबाइल से स्कैन करता है इनवॉइस को, क्यूआर को, एवरी डिटेल आ जाता है। हार्ड कॉपी नॉट मैंडेटरी है ई वे बिल में। अगर हमने कलम से भी लिख देते हैं अगर बिल के ऊपर ई वे बिल नंबर। नहीं, एक बात बताओ, ये कह रहे हो ई इनवॉइस के ऊपर ई वे बिल आ जाता है? ऑटोमेटिक आता है सर। और वो क्या है, ईवे बिल के साइड से जनरेट नहीं होता है ईवे बिल। ईवे बिल ई इनवॉइस के साइड से ही ऑटोमेटिक लेता है विथ आईआरएन नंबर। ईवे बिल भी निकलेगा तो विथ आईआरएन नंबर निकलेगा वो। तो वो ऑटोमेटिक मोबाइल से स्कैन करता है सर उसको, और उसको एवरी डिटेल मिल जाता है। वो हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है उस अफसर को। हार्ड कॉपी देंगे फिर भी वो अपने सिस्टम में उस ईवे बिल को चेक करता है रास्ते में सर। मुझे नहीं, अनिमेश एक बात बताइए कि पहले ई इनवॉइस जनरेट होगा, उसके बाद ई वे बिल जनरेट होगा? हाँ, लेकिन सिमिलटेनियस हो जाते हैं दोनों एक ही साथ, अलग से नहीं करते। एक ही बटन क्लिक करते हैं, दोनों जनरेट हो जाता है। और किसी इनवॉइस में मुझे ई वे बिल की अगर जरूरत ना हो तो वो वहां हम लोग को पूछता है कि ड्यू या व्हीकल नंबर डालते हैं तभी लेता है। व्हीकल नंबर नहीं डालेंगे ना तो सिर्फ ई इनवॉइस जनरेट कर देता है सिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा। या पूछता भी है कि डू यू वांट टू बोथ, तो हम लोग यस करते हैं, नहीं बोलते आइदर ई इनवॉइस तो यस करते हैं। अच्छा, मैं अपने सॉफ्टवेयर में देखूंगा, मैंने देखा नहीं इस चीज को। टैली में ही करते हैं हम लोग, टैली से भी ऐसे हो जाता है। अच्छा, नहीं मेरे पास तो दूसरा सॉफ्टवेयर है। नहीं, अनिमेश ओके। सही कह रहे हैं। हम्म। हाँ, ई वे बिल की फिजिकली कॉपी कोई कॉपी जरूरत नहीं है, necessary हम लोग नहीं पेन है। से भी लिख सकते हैं सर उसको, कलम बिल्कुल से। बिल्कुल करेक्ट। वो अपने सिस्टम में चेक करेगा ऑफिसर। और ये जो ऐप है ये पूरे इंडिया में सबके पास है? हाँ हाँ सर, वो कैरी करता है, वो लोग मोबाइल में स्कैन कर लेता है बिल्कुल। ओके। नहीं, वो अधिकारी तो एम वाहन कोई करके इनका ऐप है। कौन सा वाहन? एम वाहन। नहीं, वो तो गाड़ी नंबर के लिए है। नहीं गाड़ी नहीं, इनके पास जो है डिपार्टमेंट के पास है, जिसमें वो ऐप पे डाल के देख लेते हैं नंबर, व्हीकल ऑफिसर नंबर के लिए अलग डालते से हैं ऐप्स तो पता आता है। चल जाता है कि इस पे भी बिल जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए चेक पढ़ते हैं। Law committee recommended that in case of debit note, the date of issuance of debit note shall determine the relevant financial year for the purpose of section 1674 of the CGST Act. ये आपको पता तो होगा ही, पुराना इशू हो गया। इनवॉइस में मान लीजिए डेट है 1 अप्रैल 2017, आपने इससे रिलेटेड डेबिट नोट इशू किया है, उसमें डेट डाल दी आपने 30 अप्रैल 2018। तो आपको जो आईटीसी मिलेगा, लास्ट डेट ऑफ क्लेम ऑफ आईटीटी 17-18 से देखेंगे या 18-19 से देखेंगे? हेलो, जिस डेट से डेबिट नोट इश्यू हुआ सर। जिस डेट से डेबिट नोट इश्यू हुआ है, तो वही कह रहे हैं कि उससे नहीं होगा। अंडरलाइंग इनवॉइस से डेट नहीं देखा जाएगा। हाँ, ये नहीं दिखेगा, ये देखा जाएगा। ठीक है, पुराना इशू है, सबको पता ही है। सर क्रेडिट नोट के बारे में तो सिंपल है ना, वो तो क्रेडिट नोट में आसान बहुत है कि क्रेडिट नोट, मान लीजिए जीएसटी का क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर पाते हैं आप, तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू कर दीजिए। नहीं सर, वो आउटवर्ड लायबिलिटी रिवर्स करना है, इसलिए क्रेडिट नोट कोर्स रिटर्न हो गया है, तो जीएसटी को रिवर्स भी करना है। तो हम लोग अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, तो उसका डेट कब तक उसको रिवर्स कर सकते हैं? अच्छा, क्रेडिट नोट में अंडरलाइन इनवॉइस का डेट हटाया है नहीं हटाया? इसमें भी हटा दिया, मुझे याद आ रहा है। इसमें हटा दिया सर, क्रेडिट नोट दोनों में डीलिंग कर गया, डीलिंग है सर, हटा दिया। डीलिंक्ड है ना? हाँ, यस सर, हटा दिया। नहीं, आपको मैं क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। क्रेडिट आईटीसी तो ले सकते हैं जब भी आप उसको अंडरलाइंग इनवॉइस के साथ डीलिंग किया है डेबिट नोट में। क्रेडिट नोट के बारे में उन्होंने कुछ बोला है कि नहीं बोला है इसमें? पता नहीं, मुझे तो याद आ रहा है इसमें भी डीलिंग की होगा। क्वेश्चन मेरा ये है। अच्छा देखिए, ठीक कह रहे हैं, मैंने लिखा हुआ भी है पेज 235 में। एक पर्सन ए हैड मेड ए सप्लाई इन अप्रैल, पार्टी रिटर्न द गुड्स इन अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर,
will Okay. person A still be able to issue a GST credit note? A credit note can be issued for any supplies. However, in order to declare the details of the credit note and thereby claim a reduction in output tax liability, it must be issued and declared in the return for the month during which such credit note has been issued, but not later than September following the end of the financial year in which such supplies was made, or before the filing of annual return for that financial year. So Whichever. section 16 subsection 34 subsection 2. 34 subsection 2. 34 subsection 2 है, उसका वहां पे लिमिट दिया गया है। अच्छा, हाँ, और ये सितंबर की जगह नवंबर कर दिया गया है। ओके। 34 subsection 2. हाँ, In बस बस। this case, supplier shall issue financial credit note, and even in this case, recipient shall reduce its ITC. हाँ, मतलब अगर अक्टूबर में हुआ है तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पुराना लॉ के हिसाब से। क्रेडिट नोट में हाँ कुछ मतलब क्रेडिट नोट इश्यू करने का जो डेट है, हाँ हाँ हाँ, वो वही मतलब सब नवंबर के बाद करेंगे तो आपको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। हाँ सर मेरी बात ये है कि 17-18 का क्रेडिट नोट अगर उसका 18-19 में 30 मार्च को किया गया हो तो उसमें कुछ एक्सटेंशन कुछ था वगैरह, उसमें कुछ है फुटनोट में आपके वहां पे? 17-18 का उस समय एक्सटेंशन था 17-18 का मार्च 19 तक। मार्च 19 तक था ना? थैंक यू, चलो थैंक यू। क्रेडिट नोट में हाँ, सब चीज में अलाउ था सर, आईटीसी भी अलाउ थी। हाँ, आईटीसी भी अलाउड था, लेकिन कंडीशन था उसमें। हाँ, मतलब सब कुछ था इसका। फिर आप सब कुछ कह रहे हैं तो फिर मैं क्रेडिट नोट देखना पड़ रहा है मेरे को। उसमें एक हमने डाला था तो क्रेडिट नोट तो मुझे याद नहीं है। Last date of claiming proviso to 37(1). रिवर्सल का तो लास्ट डेट कुछ होता नहीं है। नहीं रिवर्सल की बात नहीं सर, क्रेडिट नोट इश्यू करने की बात है सप्लायर को। मतलब वो 30 सितंबर तक नहीं किया गया है। तो उस टाइम पे उसको एक्सटेंशन था, वही तो राजेश जी बोल रहे थे। तो ना, आप पढ़िएगा पेज 189 में है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। बाकी लोग बताए एक्सटेंशन था क्या क्रेडिट नोट से रिलेटेड? चलिए फिर ठीक है सर, सेक्शन 34(2) में ही देखेंगे ना तो पता चल जाएगा, ठीक है ना? हाँ, 34(2) में कोई एक्सटेंशन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। अब he also added that the second issue is regarding need to carry the physical copy of tax invoice in cases where e-invoice is issued. Law committee recommended that there is no need to carry the physical copy of tax invoice in cases where invoice has been generated by the supplier in the manner prescribed under Rule 48, and production of QR code having an embedded IRN electronic would suffice for verification by the proper officer. The third issue is regarding availability of refund of accumulated ITC under 54 subsection 3 in cases where goods are subjected to nil export duty or where export duty of the goods is fully exempted. Law committee recommended that only those goods which are actually subjected to export duty. अच्छा। इसमें एक कंडीशन था एक्सपोर्ट में कि अगर आप कस्टम ड्यूटी अगर लग रहा है तो हम आपको रिफंड नहीं देंगे। तो वही क्लैरिफिकेशन है। Will be covered under the restriction imposed by second proviso to 54 subsection 3 from availment of refund of accumulated ITC. The council agreed with the recommendation. Facilitator circular आया था। Notifying this as the GST electronic portal. अच्छा, एक बात बताइए, ये जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो जीएसटी पोर्टल से हो रहा है, gst.gov.in, ई-वे बिल और एक ई इनवॉइस का जो रजिस्ट्रेशन है, क्या ये दोनों इस पोर्टल का पार्ट है? नहीं, अलग है। वो एनआईसी से है। ये दोनों अलग है। तो जीएसटी के कानून में ये दोनों पोर्टल के बारे में लिखा हुआ है।
आइए पढ़ते हैं। Provides that common GST electronic portal may be notified for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax, electronic way bill, and for carrying out such other functions and for such purposes as may be prescribed by notification. This read with this GST portal was notified for facilitating registration, payment of tax, and electronic way bill only. Subsequently, by notification, GST portal has been notified for the purpose of preparation of e-invoice. However, various other functions and purposes such as composition levy, ITC, refund, transitional provision, etc., do not have a common portal notified yet. In order to prevent any legal challenges with respect to various online functionalities provided on GST portal, the law committee recommended that this may be designated with a retrospective effect as a common GST portal for all functions and purposes under CGST Act 2017, other than e-way bill and e-invoicing. This may be done by retrospectively amending notification and issuance of retrospective notification as detailed in the agenda note. The council unanimously agreed to this proposal. कौन सा सेक्शन है? 146. एक बार देखें 146 मैंने खोल कर नहीं देखा, रुकिए सेक्शन 146 पढ़ रहा हूं। The government may, on the recommendation of the council, notify the common goods and services tax electronic portal for facilitating the registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of IGST, electronic way bill, and for carrying out such other functions for such purposes as may be prescribed. फिर उन्होंने 69/2019 में एक नोटिफिकेशन निकाला 13 दिसंबर 2019 और उसमें लिखा seeks to notify 10 common portal out of which one will start working e-invoice वाला। फिर 1 जनवरी 2020 से फिर इन्होंने 1 2017, 4 2017, 6 2017 मोड्स ऑफ वेरिफिकेशन द CGST रूल्स, 11 2017 और 9 2018। ये तो कहीं लिखा ही नहीं इन्होंने। ये जो लिख रहे हैं, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। चलिए देखें। अच्छा, सेक्शन 50 बताइए, इंटरेस्ट कब लगेगा? अवेलमेंट पे या यूटिलाइजेशन पे? यूटिलाइजेशन पे। सर यूटिलाइज, अवेल्ड एंड यूटिलाइज उन्होंने चेंज किया, अब तो चेंज है। क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट रिफंड ऑफ टैक्स रॉन्गफुली पेड एज स्पेसिफाइड इन 77 ऑफ द सीरीज। हाँ, ये 45 में ये चेंज हुआ क्या? अवेल यूटिलाइज क्लैरिफिकेशन आया ऐसा? हाँ, लेटेस्ट ही हुआ है, मतलब 45 लेकिन जब भी चेंज हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज ए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। 1 जुलाई 2017 से है। 45 में ही आया था शायद ये। हाँ, और उसमें लिखा था कि 1/7/17 से लागू होगा। नहीं, वो तो किताब में देख लेंगे। हाँ, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। फाइनेंस एक्ट 2000 अभी 23 चल रहा ना, 22 में आया था ये। बहुत पहले प्रेस रिलीज ही आ गई थी इस पे। हाँ, लेकिन जो एक्चुअल चेंज आया वो बाद में आया। 2000 फाइनेंस एक्ट 2022 के उसमें प्रपोजल था। हाँ। अब ये अमेंडमेंट हुआ है और इफेक्टिव किया गया है 1 जुलाई 2017 से। यस सर। सेक्शन 77 देखते हैं। पेनल्टी के बारे में नहीं बोल रहे सर, कुछ पेनल्टी के बारे में थोड़ा डिस्प्यूट रहता है। क्या? आईटीसी अवेल एंड यूटिलाइज जो होता है, हाँ, पेनल्टी में तो वही बोलते हैं। वो तो हमने डिस्कस किया ही था। पेनल्टी अगर 122 का है तो अवेलमेंट के ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं वो। यूटिलाइज पूरा लगा देता है सर। यूटिलाइजेशन 10 लाख का गलती से आईटीसी ले लिया है और फिर यूटिलाइज किया है खाली 1 लाख, तो वो 10 लाख का पूरा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए फाइट करना पड़ेगा। हाँ, अवेल यूटिलाइज इसका जो है वो इसका जितना क्लैरिटी उतना नहीं है उसमें। हाँ, अगर मैंने अवेल कर लिया, यूटिलाइज नहीं किया, इसका मेंसरिया नहीं था ना। हाँ, गिल्टी माइंड था नहीं, क्यों लगा रहे पेनल्टी? तो मतलब फाइट करना पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए सेक्शन 77
मान लीजिए आपने CGST I देना था लेकिन C और S दे दिया, या C और S देना था I दे दिया। किस पे? आउटवर्ड सप्लाई पे। तो आप एक टैक्स दे के दूसरा टैक्स का रिफंड ले सकते हैं, ठीक बात है। जी। लेकिन अगर आपने ITC के साथ ऐसा किया है कि I क्रेडिट लेना था C और S ले लिया, या C और S क्रेडिट लेना था I ले लिया, तो क्या आप रिफंड ले पाएंगे? ना। आपको I की जगह C और S ले लिया तो रिवर्स करना पड़ेगा, और क्रेडिट फिर आप ले भी नहीं पाएंगे, ठीक बात है ना। क्योंकि आपका टाइम लिमिट जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में दिया गया था वो चला गया, एक्सपायर कर गया। अब आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स में ऐसा हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप ऐसा करते हैं, I की जगह C और S दे दिया, C और S की जगह I दे दिया, तो क्या इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा। 77 बार कर रखा है। इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इंटरेस्ट लग नहीं रहा है तो कब ये आप ऐसा काम करेंगे? खुद से करेंगे या ऑफिसर कहेगा तब करेंगे? दोनों स्थिति में कर सकते हैं। ऑडिट के समय पता चल गया तो भी कर सकते हैं, हाँ, और अफसर की नोटिस आ गई तो भी कर सकते हैं। ओके। मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब ये डिटरमाइन करने के लिए कि मैंने ये सही दिया या नहीं दिया, मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का जुरिडिक्शन किसके पास है? सेंटर के पास है या स्टेट के पास है? ये तो सेंटर के पास है। सेंटर के पास है। तो अगर आपका केस स्टेट जुरिडिक्शन में है तो वो कभी भी 77 या 19 अप्लाई कर नहीं पाएगा ना। जब भी अप्लाई करेगा वो सेंटर ही अप्लाई करेगा। बिल्कुल। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि अगर इंटरेस्ट लगता ही नहीं है तो ये रिफंड का प्रोसेस आज करें या कल करें, कोई फर्क पड़ेगा? पहले ऐसा ही था सर, हम्म, पहले ऐसा ही था। मतलब अब इन्होंने 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में या 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये उन्होंने कह दिया कि जो पहले अनलिमिटेड टाइम था आपके पास, कभी भी जमा करो कभी भी रिफंड ले लो, तो रिफंड को उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। यस, तो अब उन्होंने एक टाइम लगा दिया। अब देखिए यही है that section 77 read with 19 provides for refund of tax wrongfully paid considering the supply as intra or inter which is subsequently held as inter or intra. He mentioned that there are doubts regarding time limit for claiming refund under the said provision as well as regarding interpretation of terms subsequently held. The law committee recommended for prescribing the procedure and time limit in respect of such refunds. The law committee also recommended for issuance of circular to clarify the terms subsequently held and time limit for filing such refund claims for past as well as prospective periods. To remove any ambiguity on the issue as detailed in agenda, there was unanimous agreement on the same in the council. तो जब हम लोग रिफंड की क्लासेस करेंगे तो इसको भी कर लेंगे। ट्रांसफर ऑफ CGST एंड IGST कैश लेजर बैलेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ये किस फॉर्म से कर रहे हैं ये? सर एक मान लीजिए कि यहाँ का जो गुजरात का GST है और यहाँ पे 2 GST है एक ही कंसर्न का, तो गुजरात सेम स्टेट में सर वो दूसरे में तो भी हो सकता है ना, इसमें क्या फर्क? डिस्टिंक्ट पर्सन पर ठीक सवाल ही नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने भर दिया है पैसा और भरना था वहां पे दूसरे में, तो कर सकते हैं ऐसा। हाँ, ट्रांसफर कर दे। फॉर्म कौन सा है? फॉर्म कौन सा प्रिस्क्राइब? PMT 03 में ही है शायद। कौन सा फॉर्म? 06 PMT 06 समथिंग, PMT 06 समथिंग। इतने लोग हैं, कोई तो जवाब दे भैया। 06 और 09 हो सकता है। ये 03 है सर, PMT 9 सेक्शन 49 पेज 271। PMT 9 तो दूसरी चीज है सर, मेरे ख्याल से PMT 9 नहीं होगा। 06 है शायद, 6 या 3 है शायद। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रूल 6 और ये PMT 09 है। चेंज करने के लिए पेज 279 9 चेंज करने के लिए ना। यस, PMT 09
PMT09 में पढ़ता हूँ, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी। A registered person may on common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in electronic cash ledger under the act to the electronic cash ledger for central tax or integrated tax of a distinct person specified in this conditions। देखिए क्या लिखा हुआ है, provided no such transfer shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in his electronic liability register। What is this unpaid liability? One मतलब versus उसका PB। हाँ, सर लायबिलिटी रजिस्टर में लायबिलिटी उसकी खड़ी है, तो जब तक वो उसका अमाउंट पूरा बैलेंस नहीं बनाता है तब तक नहीं, वो ये नहीं कर सेल्फ सकता। असेस्ड लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है या ऑफिसर ने जो DRC 07 निकाला उस लायबिलिटी के बारे में बात कर दोनों रहा हो गई ना सर, दोनों हो गई, है? दोनों हो गई। सेल्फ दोनों हो अनिमेश क्या कह रहे हैं आप? सर पहले से आज मेरे माइंड में क्वेश्चन था और अभी गया बात, जिससे मेरे क्लाइंट का क्या है ना कि उन्होंने 3A किया 1 साल पहले। 3A का नोटिस नहीं करते हैं वो लोग, 3B अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पार्टी ने 14 डेज के अंदर 3B नहीं किया, तो उन्होंने अपने से SMT 13 करके DRC 07 करके पोर्टल पे डिमांड जनरेट कर दिया। हाँ, उसमें ओके। लिखा कि 30 डेज के अंदर पे कर रहेगा तो डीम्ड टू विड्रॉ माना जाएगा। हाँ, वो बेस्ट जजमेंट नेक्स्ट डे ही कर दिया उसको, नेक्स्ट डे कर दिया, तो डिपार्टमेंट ने DRC 08 किया ही नहीं और आज तक पोर्टल पे 5-10 लोग हैं मेरे, वो दिख रहा है लायबिलिटी मैनेजर में पैसा। उनको जाके बताइए कि DRC 08 आपको करना है। दूसरी केस, हम जो गए थे डिपार्टमेंट में कुछ दिन पहले, एक टेक्निकल प्रॉब्लम था उन लोग के साथ, वो बहुत ब्रॉड मीटिंग चल रही थी, ऑफिसर चेंज हो जाता है, दूसरे ऑफिसर आते हैं तो वो उनकी लॉगिन से चेंज नहीं कर सकते हैं, उस चीज को रिमूव कर सकते हैं, जो ऑफिसर ने किया है उन्हीं के आईडी से वो हटता है या चेंज होता है। ये पूरे GSTN का प्रॉब्लम था। अच्छा, ठीक है, हाँ, मेरे सामने BC चल रही थी और हमारे जो सेक्रेटरी हैं बिहार के, वो बात कर रहे थे GSTN में कि ऑफिसर चेंज हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, ये कैसे रिमूव होगा ये सब चीज। तो मतलब वो पेमेंट करने के बावजूद DRC 08 वो लायबिलिटी हट नहीं रही है। इसको ऑटो कर देना चाहिए, ऑटो क्यों नहीं कर देता है ये? और ऑफिसर नहीं किया तो पड़ा हुआ है आज तक वहां पे पोर्टल में मेरा। चलिए, लेकिन हम लोग के तरफ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है सर। पता नहीं, स्टेट जुरिडिक्शन का होगा फिर ये समस्या। स्टेट का मैटर है तो सर कह रहे हैं वो DRC 08 जो खड़ा है वो लायबिलिटी मेरी मानी जाएगी अभी भी सर? नहीं, अब तो ये नया 49 में ला दिए ना। अब देखो तो मुझे 49 GST काउंसिल मीटिंग में इस चीज को ला भी दिए हैं, क्या ये सब विड्रॉ हो जाएगा। ऑटो विड्रॉ नहीं है ना फिर भी राजेश ये जी? सब ऑटो विड्रॉ करेंगे, अब GST वाले व्यवस्था कर रहे हैं, अब करेंगे। हाँ, अगर करेंगे तो अच्छी बात। हाँ, इसमें क्या होती है ना सर, कभी कभी ना मार्च में लोग बैंक अटैच करते हैं तो उसी के आधार पे कर देते हैं, बहुत लोगों का बैंक अटैच की डिमांड तो पोर्टल पे। फिर एक केस हम लोग गए, हमने देखा है कि पहली पेड है तो उन्होंने गलती स्वीकार करके फिर से बैंक को लेटर लिखी उन्होंने, इनकी हटाइए। सही बात है, परेशानी तो बढ़ ही गया। ऑप्शन को पता ही नहीं था, वो तो रीजन क्यों नहीं है, क्या है इसके पीछे का कहानी। हाँ, ट्रांसफर हो गया होगा। हाँ, ट्रांसफर पे चला गया फाइल, उसका वो फाइल देखता ही नहीं है किसी का खोल के पुराना। चलिए, तो यहाँ पर ये जो PMT 09 से आप ट्रांसफर करेंगे, आपके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और ये लायबिलिटी का मतलब सेल्फ असेस लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है या DRC 07 के बारे में बात कर रहा है, यही क्वेश्चन था। अब देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, ये DRC 07 कह रहे हैं, पढ़ते हैं। There are no revenue implications involved since such person can get refund of excess balance in electronic cash ledger in respect of registration in one state and deposit the same in respect of registration in another state. To remove this procedural requirement or compliance and to ease the liquidity position of such taxpayer, it was recommended by the law committee that unutilized balance in this may be allowed. अब देखिए ये unutilized balance किसका कर सकते हैं, C और I का, S का नहीं कर सकते। May be allowed to be transferred between distinct persons subject to the condition that such transfer will not be allowed if DRC 07 liability exists for the said registered person. और वहां पर जो लिखा हुआ है रूल 87 में वो सिर्फ लाइबिलिटी एग्जिस्ट लिखा हुआ है और मिनट्स के लिखा हुआ है DRC 07 लाइबिलिटी, बड़ा स्पेसिफिक है, वहां स्पेसिफिक नहीं है। चलिए आगे करते हैं।
notifying supplies and class of registered person eligible for refund under IGST route. अब देखिए ये लोग कर क्या रहे हैं, मैंने आपको बताया था दो रूट थे, एक एलयूटी एक टैक्स पेड। एलयूटी में आपको ऑफिसर रिफंड देता है, टैक्स पेड में ऑटो रिफंड है। मान लीजिए 2 लाख एक्सपोर्टर हैं जो रिफंड क्लेम करते हैं, अब इन्होंने कहा ये डिफॉल्ट है और इसके लिए क्लास ऑफ पर्सन हम नोटिफाई करेंगे, और वो नोटिफाई कैसे करेंगे, जो नॉन रिस्की एक्सपोर्टर है उनको यहाँ नोटिफाई कर देंगे। मतलब 2 लाख में से 50,000 यहाँ आ गए, बचे 1.5 लाख। पहले ये रेशियो था, मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख आते थे, यहाँ 1 लाख आते थे, तो 50,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रांसफर हो गए। इसका मतलब ये ऑफिसर के ऊपर और बर्डन आ गया, रिफंड शायद और लेट प्रोसेस होगा या नहीं भी होगा। तो ये डिस्कशन कर रहे हैं, जरा पढ़ते हैं। Drew the attention of the council towards section 123 of the Finance Act. इसको ठीक करना होगा। तो ठीक है, 2021 है, तो यहां पर एलयूटी को डिफॉल्ट रूट लेके आ गए। आप देखिएगा वो पूरा का पूरा ये जो सेक्शन 16 है ये पूरा चेंज हो गया और ये डिफॉल्ट रूट कर दिया इसको। क्लॉज ज्यादा बोलते हैं। क्या क्या कह रहे हैं जिनेश जी? हेलो, कोई कुछ कह रहा था, चलिए। Was proposed to be amended based on the approval given by the GST Council in 39th meeting. It was proposed that export under LUT would be made the default route and refund of ITC on payment of IGST would be restricted to only a notified class of taxpayers and or notified supplies of goods or services. The said provision is yet to be notified. The law committee recommended that all services may be notified as class of supplies for the purpose of refund of IGST, as the refund of IGST paid on export of services is processed by the jurisdictional GST officer. Besides, the law committee also recommended to notify certain class of taxpayers like person who have been granted authorized economic operator certification under safe framework of WCO, World Customs Organization, person who have been granted status holder certification of 2-star or above by DGFT under foreign trade policy and government departments, public sector undertaking, local authorities and statutory bodies. तो इनको जो नॉन रिस्की हैं उनको IGST पेड रूट में भी जाया जा सकता है। The secretary to the council stated that when the decision was taken 18 months ago, things were very different. In case this provision is implemented at present, less than 10,000 out of 70 to 80,000 exporters who are presently using IGST refund route would have the availability of this seamless route for refund by payment of IGST. In the current scenario, when India is trying to increase its export to $400 billion, as per discussions in the officers' meeting, it was suggested that the council may not go ahead with this provision at present, since it would increase the burden on the exporters. And also it is not certain whether the jurisdictional officers have the capacity to handle the large number of refund cases. If IGST refund route is restricted as per present recommendation of the law committee. He also added that if refunds are delayed because of the said amendments, it may not go well with a very important segment of the economy. Based on the discussions in the officers meeting, he suggested that the proposal made in this agenda along with notification of section 123, by which section 16 of IGST Act was proposed to be amended, may be kept in abeyance for the time being and may be relooked at an opportune moment. The honorable member from Delhi stated that 10,000 exporters would be taking the benefit of the IGST routes for refunds, and the question was about remaining 60,000 odd exporters. He inquired if there was any rough assessment regarding the breakup of quantum of amount of refund taken by the above mentioned exporters group. He stated that it is a catch-22 situation where it is visible that there may be some misuse of provision, and if the quantum of refund in question is found to be significant, then stringent anti-evasion measures have to be undertaken. Otherwise, it may not be prudent to burden the government machinery for the sake of low quantum of revenue. Stated that the total refund amount through IGST route is slightly more than 1 lakh crore in 3 years. The honorable member from Delhi felt it was quite a huge amount, stated that 50 to 60,000 exporters from all states may not be
such a huge number and combined machinery of the center and state government can handle the same. तो उनको लग रहा है हैंडल कर दे और नोटिफाई भी हो गया अब तो ये। सर ये प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ जीएसटी पीडब्ल्यूजी क्या होता है सर? जीएसटी इनका ना अलग विंग बनाया होगा, पीडब्ल्यू का मुझे आइडिया नहीं है। किसी को कोई है आइडिया पीडब्ल्यू का मतलब? हेलो प्रीतम जी, हमको लग रहा है फिटमेंट करके कुछ है सर। फिटमेंट। हेलो सर। प्रीतम जी क्या हुआ आपका केस का, ईवे बिल का? सर वो तो पेनल्टी लगा दी है, पेनल्टी नहीं लगा माना है। है? नहीं, पेनल्टी लगा है, अभी तक गाड़ी नहीं छुड़ा है। आज सेटलमेंट होगा 12 लाख समथिंग डिमांड किए। चलिए फोन पे बात करेंगे। ठीक। सर आपने पीडब्ल्यूडी पूछा था ना सर? हाँ पीडब्ल्यू, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नहीं, ये यहाँ पर जो है प्रिंसिपल कमिश्नर जीएसटी पीडब्ल्यू। अच्छा, ये देखिए, रिपोर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन लेवाई ऑफ कोविड सेस ऑन फार्मा एंड पावर इन सिक्किम। मुझे एक बात बताइए, एक स्टेट है सिक्किम, वो कह रहा है कि मुझे है ना फार्मा के गुड्स के ऊपर और पावर के ऊपर एक कोविड सेस लगाने का इजाजत दे दो। बताइए, इजाजत मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए सर। अगर मिलता है तो वही वन नेशन वन टैक्स का प्रॉब्लम कहाँ रह जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। द सेक्रेटरी इंट्रोड्यूस द एजेंडा आइटम एंड इनवाइटेड सर अगर आप ये बात कह रहे हैं हाँ तो केरला में फ्लड आया, उन्होंने केरला सेस क्यों लगाया? हाँ ठीक है, बात बराबर है। चलिए। Stated that this group of minister was constituted, GOM का full form, was constituted on the request of the state of Sikkim to levy cess of 1% of the turnover of pharmaceutical sector and 0.1% unit of power generated. और अगर सिक्किम कह रहा है कि सर मैं अपने स्टेट में सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई में लगाऊंगा, इंटर में नहीं लगाऊंगा, तो शायद अलाउ हो जाना चाहिए। अब केरला में सेस जो लगा फ्लड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था, सिर्फ इंट्रा पे लगा, इंटर पे नहीं लगा, तो अपने लोगों पे लगाया गया। Based on the judgment of Supreme Court and also on the previous precedent in case of Kerala, which demanded for a similar levy of such due to floods, the GOM decided that state of Sikkim may levy a cess of 1% of the turnover of pharmaceutical sector, excluding the unorganized sector, restricted to only intra-state supplies. This is because of the reason that GST is a destination-based taxation regime, cess cannot be levied by Sikkim on interstate supplies. Regarding the second demand to levy cess on power generation, it was decided that since the subject matter does not fall within the preview of GST, this call may be taken by the state of Sikkim. इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो लगाना चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे ही एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, क्योंकि वो स्टेट का सब्जेक्ट है। Regarding the third issue of request by Sikkim for a special package of assistance by government, it was noted by the group of ministers. कोई डिसीजन नहीं लिया गया। Again, capacity based लेवाई ऑन पान मसाला, ये चलता ही आ रहा है, तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, ना आज हुआ। अब देखिए, उत्तर प्रदेश कह रहा था कि 700 करोड़ आता था, अब 170 करोड़ आ रहा है। कुछ और लोग कह रहे हैं कि सर ये जो ब्रिक क्रीम पे जो कंपोजिशन लेवाई आया है, अब 170 करोड़ से कितना हो जाएगा, 300 से 350 करोड़ हो जाएगा। स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री पे अभी भी नहीं है कुछ, उस पर भी लेके आना चाह रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो झारखंड में हो रहा है कि 2% एग्रीकल्चरल टैक्स, या मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है, तो जैसे जैसे कंपनसेशन जिस दिन खत्म होगा, हर एक स्टेट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एवेन्यूज ढूंढेगा, चाहे एंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में लगा दे, एग्रीकल्चर टैक्स के रूप में लगा दे, पावर सेक्टर में कोई किसी तरह का सेस लगा दे। तो जो जो उनका स्टेट का सब्जेक्ट है, क्योंकि जीएसटी उनके हाथ से गया, अब वो तरह तरह का टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब जीएसटी के बाद अलग तरह का लेवाई आने लगेगा, तो जीएसटी मतलब मल्टीपल लेवाई शुरू हो जाएगा हर एक स्टेट में।
On the one hand, it was said that compensation was going to come to an end and newer avenues have to looked at, and on the other hand, the members were cutting off the suggested new avenues. यहीं तक करते हैं 13.14 के बाद, यहां से कल शुरू करेंगे। चलिए प्रीतम जी, पहले आपका इश्यू जरा समझते हैं, क्या हुआ जरा बताएंगे आप? बोल, मेरा क्या था, मेरा यूए बिल था, मेरे पास टैक्स इनवॉइस भी था, लेकिन मेरा एक हरियाणा का पार्टी सेल कर रहा था पंजाब में। अच्छा सुनिए ना, वही सेम इश्यू है जो आपने मुझे बताया था सर। हाँ, सेम इश्यू है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। पंजाब का सप्लायर रिसिपिएंट हरियाणा में, तो इसने एक इनवॉइस बनाया और गुड्स मूव किया वेस्ट बंगाल टू हरियाणा, ठीक, यानी कि डिस्पैच फ्रॉम डिस्पैच टू, ये ई-वे बिल बनाया। गाड़ी पकड़ी गई वेस्ट बंगाल में और ऑफिसर ये कह रहा है कि आपको पहले ये गुड्स पंजाब ले जाना है, उसके बाद राजस्थान हरियाणा लेके आना है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं था? इसमें कुछ बोलना चाहता, नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं बोलूं हरियाणा से जा रहा है माल पंजाब। चलिए एक ही बात है, नहीं, हरियाणा से जा रहा है पंजाब, ठीक है, पंजाब, ठीक है, और माल उठ रहा है वेस्ट बंगाल से, ठीक है, तो पंजाब हरियाणा से पंजाब का बिलिंग हुआ है, तो ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। हाँ हाँ हाँ, इधर का यूए बिल भी जनरेट किया है, सप्लायर टू रिसिपिएंट यूए बिल। तो डिस्पैच फ्रॉम यहाँ, डिस्पैच टू यहाँ, और ये सप्लायर, ये इसने ई-वे बिल जनरेट कर लिया। यही हुआ है ना? ठीक है, मैंने बता दिया था। अब ऑफिसर क्या कह रहा है? ऑफिसर बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो गुड है वो किसका है? वो तो गुड तो हवा में उड़ के नहीं चलाया, तो मेरा स्टेट का तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अच्छा, तो मैं क्यों छोड़ू? उसमें स्क्रैप का बिजनेस था, स्क्रैप गुड है, बैटरी स्क्रैप। इसके बाद आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? मैंने बोले कि सर स्क्रैप तो अनरजिस्टर्ड डीलर से वो एक जगह में इकट्ठा करके इधर से माल उठा के ले जा रहा है, तो अनरजिस्टर्ड डीलर नहीं, आप ऑफिसर, आपने ऑफिसर से पूछा सर, आपको जो मैंने कहा था प्रिंट आउट लेके जाइए, हाँ, गए थे वो, गए थे, दिखाया। हाँ, जो बोले कि मेरा रेवेन्यू चाहिए। अरे रेवेन्यू चाहिए तो, अरे बाप रे बाप, ई-वे कुछ नहीं देखेंगे। ई-वे बिल, रेवेन्यू कैसा? मुझे एक बात बताइए, क्या ई-वे बिल में कोई वायलेशन है? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन बोल रहा है नहीं, कोई वायलेशन है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बोले एक्चुअल ओनर कौन है? वेस्ट बंगाल का कोई भी तो मालिक होगा, वो जो मटेरियल्स का कोई भी तो एक भी मालिक तो होगा। वेस्ट बंगाल में जो गुड्स है पड़ा हुआ है, वो उसका ओनर कौन है? जो भी है उससे तो एक बिल बनता है ना हरियाणा के लिए, यही बोले हम। राजेश जी, बाकी लोग बताएंगे क्या कहना चाह रहा है? एक्चुअली तो यूआरडी होगा ना, स्क्रैप होगा तो यूआरडी परचेस होगा अनरजिस्टर्ड डीलर से। देखिए सर, ऐसा है, ये बहुत बड़ी समस्या अफसर्स को आ रखी है। इन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि आपने जगह जगह से गुड्स वहां इकट्ठा किया, इकट्ठा जब किया तो आपने कोई तो बिजनेस प्लेस यहाँ बनाया होगा। कहाँ? यहाँ पर? हाँ, वेस्ट बंगाल में, जहां से आप इकट्ठा कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बहुत पहले। हाँ, याद आ रहा है मेरे को। हाँ, तो अगर यूआरडी है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है।
सर यूआरडी भी है तो उसका ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना है, 40 लाख के ऊपर है कि नहीं है? 32 लाख है, 32 लाख। इंटर स्टेट सप्लाई भी तो सर हो रही है वेस्ट बंगाल से, तो रजिस्ट्रेशन तो करना नहीं पड़ेगा। प्रीतम जी मुझे एक बात बताइए कि मैं यूपी का हूं और बिहार में जाकर के गुड्स कलेक्ट कर रहा हूं, गुड्स कलेक्ट कर रहा हूं तो कहीं तो स्टोर कर रहा हूं। राइट सर, मैं वही पूछा था इनको, इनका प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या वहां पे कुछ? नहीं है तो इंटरस्टेट भी कर रहे हो और बिजनेस प्लेस भी नहीं है तो हाँ, नहीं। पकड़ में आएंगे ही ना। तो वो नहीं तो वो वही इसीलिए वो आ तब रहे मैं हैं, बोला था। लेकिन ये पेनल्टी छूट सकती है अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि सर मेरा कोई बिजनेस प्लेस नहीं है और मैं कहीं स्टोर नहीं करता। वो तो मुमकिन नहीं है। नहीं है मुमकिन। आपने वहां जिससे भी परचेज किया, क्या आपने उसके लिए कोई इनवाइस इशू की? इनवाइस Unregistered purchase? इनवाइस बोला मैं उनको भी। नहीं, कोई भी नहीं। इन्वेस्ट नहीं है उसके पास। इनवाइस चाहिए सर। नहीं इनवाइस नहीं कह रहा हूँ, परचेज जब बताइए, आप कर रहे हैं purchase। किसी से जी तो आपने सर कोई परचेज के लिए एक सेकंड बीच बोल रहा हूँ, परचेज मैंने जिस यूआरडी से किया है, हाँ। माल तो उसी के रखा हुआ, वहीं से लोड होगा। 4 से किया, 4 जगह रखा हुआ है, मैं वहां से लोड नहीं कर रहा नहीं हूँ मुझे सामान को। मुझे एक चीज बताइए राजेश बाबू कि जी। क्या ये पॉसिबल है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई करेगा? अब देखिए मैं नहीं, बताता सर हूँ, कहाँ कर रहा है एक सर? मिनट एक मिनट नहीं मैं रखा बताता हुआ हूँ, कैसे है? प्लीज मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। एक मिनट देखिए मैंने यही डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए ये अनरजिस्टर्ड डीलर है और इसका टर्नओवर इज अप टू 40 लाख, और पंजाब से कोई बंदा आया या हरियाणा से कोई बंदा आया, इसके पास हाँ। से गुड्स बेचा इसने, हाँ। ठीक है। इसने जो एड्रेस दिया है वो ओके, इसने जो एड्रेस यहाँ दिया है वो मान लीजिए कहाँ का दिया, वेस्ट हरियाणा बंगाल का का ही दिया। हरियाणा। नहीं हरियाणा का देगा तो ये फंसेगा, हाँ, क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा तो इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। हाँ, इरेस्पेक्टिव टर्नओवर। तो Yes, sir, yes. ये जो हरियाणा वाला है वो एड्रेस कहाँ का दिया, वेस्ट बंगाल का वेस्ट ही बंगाल होगा। का। तो इसका इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, इस पे टैक्स 0 हो गया, ठीक बात है। अब ये हरियाणा वाला यहाँ बैठा हुआ, अब यहाँ पर वो ट्रक लेके आया, इसमें लोडिंग किया और लेके जा रहा है, ठीक बात है। सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑप्शन वगैरह होते हैं, अक्सर वहाँ ये होता है कि वो प्लेस वगैरह सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, सीधा वहां से लोडिंग होती है, हम तीसरे स्टेट में भेज रहे हैं, थर्ड पार्टी को भेज रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वही चीज है, वही जो कुछ एक लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई उसका क्या परमानेंट कहीं रखता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा नहीं करता है। तो राकेश जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि यहाँ पर आया, ट्रक में लोड किया। राकेश भाई साहब, वहाँ पर गवर्नमेंट एंटिटी हो गया ना, एक ओनरशिप तो आ गई ना वहाँ पर। आ नहीं गई, आ नहीं गई, वहां भी यूआरडी था कोई। नहीं सुनिए, तो यहाँ पे भी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूआरडी नहीं होता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और नॉन गवर्नमेंट और वहाँ पे मैंडेटरी आरसीएम है, उसका एक बिजनेस प्लेस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। लेकिन यहाँ पर कोई बिजनेस प्लेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा। तो वो मांग रहा है ना, ओनर मांग रहा है ना वो, इसीलिए कि कौन है ओनर जिससे आपने लिया है। अरे इनके फैक्ट्स पे आते हैं, इनके फैक्ट्स पे एक बार ओनर को छोड़िए ना, गवर्नमेंट को एक बार छोड़िए, गवर्नमेंट से क्या, ये माल कहीं पर इसका कोई गोडाउन नहीं है, कुछ इकट्ठा नहीं कर रहा है, सीधे ट्रक आया, इसमें लोडिंग कर दिया, ठीक बात है। 0% से इसने, मतलब ये अनरजिस्टर्ड था, तो इसीलिए तो यहां से अब ये वाला क्या करेगा, ये वाला लोडिंग करेगा और इसको जहां भेजना है भेजेगा, और इसके पास कम से कम ये जो बिलिंग कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का बिलिंग हो, इस कमर्शियल इनवॉइस हो, इसका इनवॉइस इसके पास होना चाहिए। सर सर हरियाणा वाला वहां जाके कलेक्ट कर रहा है डिफरेंट पार्टियों से। हाँ ठीक है, सिंगल पार्टी से नहीं है। हाँ तो ठीक है, वो जहाँ करे तो एटलीस्ट सब 8-10 जिस पार्टी से कलेक्ट किया, बाहर की पार्टी जाके कर रही है, वहां पर कलेक्ट कर रही है, तो कहीं तो रखेगा, स्टोर करेगा। नहीं क्यों स्टोर करेगा? अरे मान लीजिए मैं स्टोर, अच्छा चलिए उसको छोड़ दीजिए, इस केस में आता, मेरे पास एक ही पार्टी है जहां से मैंने ट्रक लेके आया, हम लोग माल इसमें डालो और मैं लेके जाऊंगा,
करते हैं या नहीं करते, एक बार बताइए। नहीं सर, तो बिल्कुल इसमें भी तो करते इनवर्ड हैं। इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी ना सर। तो इनवर्ड की सिंपल 25 इनवॉइस इशू करेगा हरियाणा वाला, कैसे इशू करेगा सस्ते के लिए संजय जी? डॉक्यूमेंट तो इशू करेगा ना सर। संजय जी सर कौन इशू करेगा बताइए, सप्लायर इशू करेगा या रिसिपिएंट अरे इशू करेगा? सप्लायर, तो ये सॉरी अगर रिसिपेंट, ये अनरजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, तो कौन इशू करेगा? रेसिपिएंट करेगा भाई। रजिस्टर्ड वाला, रजिस्टर्ड वाला। किस सेक्शन में इशू करेगा? जैसा 25 इनवॉइस नहीं लगा, रजिस्टर्ड तो 25 कर रहा अरे है डॉक्यूमेंट संजय तो। जी एक वो मिनट, 9(4) की बात कर रहे हैं। जीएसटी में बात कर रहे हैं, कौन से सेक्शन में जी लिखा हुआ है कि परचेज इनवॉइस इशू करेगा? सर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब आप लाएंगे रूल 131A के अंदर जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर चाहिए, कौन सा वहाँ क्या डॉक्यूमेंट होगा? कौन सा? रूल 138A के लिए कोई डॉक्यूमेंट, डिलीवरी, चालान, परचेज, कुछ तो इनवॉइस पेपर होगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन वो रिसिपिएंट नहीं करेगा। ये जो है वो कमर्शियल कोई किसी भी तरह का एक नॉन जीएसटी इनवॉइस इशू कर देगा। 9 सबसेक्शन 4 नहीं चल रहा है यहाँ पर, वो तो सस्पेंड हो चुका है कि आप कह रहे हैं रिसिपिएंट को बिल्कुल इशू बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बात में आपकी बात ठीक मानता है, हूँ। तो जो सप्लायर 9(4) इशू को करेगा कर देते। नॉन जीएसटी इनवॉइस इशू करेगा। अब आप कौन सा रूल बता रहे हैं, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ इसको। तो सर यहाँ पर यही बात तो आ रही ना, वहां पर तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं ना इनके हाँ, पास। अब पूछने दीजिए मुझे। प्रीतम जी हम्म। कोई डॉक्यूमेंट है हाँ सर। इसने जो नहीं हाँ, नहीं नेट नहीं चला, नीचे तो हिल गया, हिलाना नहीं। पड़ेगा जाके। कल इसने शटर कोई गिराए होंगे ना document बहुत issue तेजी किया? से। हेलो, प्रीतम बोले जी, कि नहीं, उसके पास कोई इनवॉइस नहीं है। इस ये वाला ट्रांजेक्शन का कोई इनवॉइस नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ओके ओके, ये वाला तो वो ठीक है। बिना इनवॉइस तो नहीं ले सकता आदमी। सर इसीलिए तो वायलेशन मान रहा है ना उस चीज का। बिल्कुल 138 बिल्कुल। का। सर मैं उनको यही पूछा था प्रीतम जी को, हम्म। उनके पास इनवॉइस है क्या? मेरा अगर बात हुआ था उनके पास। अच्छा, कॉमर्स, अगर कॉमर्स इनवॉइस होता तो भी चलता। जी अरे आज की डेट में बना लो भैया, राम श्याम मोहन के नाम से लगा दो, अपील से ही छूटेगा, हाँ, उनको छूट वही जाएगा। उनको वही बोला है। तो और आफ्टर उसके थॉट करके लगा देते हैं सर। और अपने रिप्लाई में इस चीज को जरूर लिख दीजिएगा कि मैं कोई वेयर हाउस मेरा नहीं है, कहीं मैं स्टोर नहीं करता हूँ, मैंने अनरजिस्टर्ड से डायरेक्ट खरीदा, अपने गाड़ी में डाला और मूवमेंट किया, जिसका ईवे बिल मेरे सामने है और जिससे खरीदा उसकी इनवॉइस इनक्लोज है, बस। और हाँ। इनवॉइस में सर लिखा एक है अपना, अच्छा मैं एक बात सर पूछना इसमें एक चाहता एफिडेविट और जो अपील के लिए फायदा करेगा, ये ओनरशिप का अपना एफिडेविट देते हैं सर। और मतलब जिससे आप खरीदा, सोच के जिससे आप खरीदा सोच के उससे देखिए कंफर्मेशन ले लो। आप लोग कर क्या रहे हैं। उस आप पे लोग एविडेंस सारे दे लोग, रहा है। मैं आपको बता रहा, आप लोग सारे लोग टूट पड़े हैं कि जितना एविडेंस किसी भी तरह का भी वो दे दे हैं, हम्म जबकि बर्डन ऑफ प्रूफ तो उसी के इज ऑन द डिपार्टमेंट कि देयर इज ए वॉल्यूशन। और हम लोग पागलों की तरह एविडेंस पे एविडेंस, सर ये एविडेंस एक और ले नहीं लो, एक सर, और ले मैं लो। ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे प्लीज। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि लोग हरियाणा से आते हैं, लकड़ियां यहाँ स्टोर जगह जगह से खरीद के ले जाते हैं। हाँ डिपार्टमेंट पहले बहुत पकड़ रहा था, अब नहीं हाँ पकड़ रहा गाड़ियां। हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ, लेकिन आपको अपना बना के और रिप्लाई नहीं लगाएंगे। जैसे मेरी जब बात हुई तो वो कह रहे हमारे यहाँ तो मैनुअल जमा होता है, मैंने कहा मैनुअल बिल्कुल मत जमा करना, कोई पेपर जो टेम्प आईडी जो उसने दी है उस पर सारे अपने पेपर अपलोड करते जाना, रिप्लाई सब कुछ। मैं अब दूसरी बात, अब लीगल बात करते हैं। मैंने, अगर मैं ये ऑफिसर को कहता हूं और अनरजिस्टर्ड से परचेज, वाकई में अनरजिस्टर्ड से परचेज है, और वाकई में कि ये यहां से आया और लोडिंग किया और चला गया, यही तो केस तो यही है। तो ये एक नकली एक कागज में, कागज के टुकड़े में बिल बना के दे देता है, ठीक बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं अगर इतना भी लिखता हूं और ये फैक्ट के साथ लिखता हूं और उसको देता हूं, तो क्या पेनल्टी लग सकती है? कोई एफिडेविट नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, यही ट्रांजैक्शन हो रहा है पूरे इंडिया में, ऐसा चल रहा है। Why that और वो, officer is हाँ, insisting? वो रजिस्टर्ड है नहीं तो वो बनाते भी नहीं इनवॉइस। वो बनाएगा क्यों? बराबर है। हाँ, एक कागज का टुकड़ा देना है तो ले लीजिए सर, हाँ। गाड़ी छोड़िए। क्योंकि जो हिसाब किताब हुआ है वो तो उसमें ही हुआ है, खाली कागज के टुकड़े पे ही हुआ है। और अगर वही वेस्ट लगा बंगाल का ऑफिसर ये कहता है कि मुझे अपने स्टेट का रेवेन्यू देखना है, तो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन कर लीजिए आप। अरे कानून के हिसाब से ऑफिसर चलेगा ना। बिल्कुल सर।
ऑफिसर अगर अपना कानून लगाने लगे और कहे कि आई विल बी वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली, तो उसको तो इंडिया देखना है। बिल्कुल सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट ही है। सर मेरा एक बोलना था हाँ कि जो ईओए बिल मैंने जनरेट किए हैं उसमें हाँ। जो वैल्यूएशन भी ऐड किए हैं उसमें भी नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है हम वो ईओए बिल के वैलिडिटी नहीं मानेंगे, हम टेम्पोररी आईडी जनरेट करेंगे, ड्राइवर के नाम पे टेम्पोररी आईडी जनरेट करके वो टीएमपी करके वो अपने हिसाब से एक कैलकुलेशन कर रहा है जिसपे आपका रेट इतना है, क्वांटिटी जो बिल में है वही मैं आपको बता प्रीतम जी, उस इंस्पेक्टर के पास वैल्यूएशन करने का राइट नहीं है, रेट और टैक्स डिटरमाइन करने का राइट नहीं है। अगर वो कर रहा है तो गलत असेसमेंट कर रहा है सर। जो वो वैल्यू उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर वो वहां नहीं जा रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं इसको ओनर ऑफ द गुड्स मानता ही नहीं हूँ। वो इसलिए उधर जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम रेवेन्यू ले सके इनसे। ओनर ऑफ द गुड्स नहीं मानते मतलब ना, आखिर गाड़ी पकड़े हो उसी का नाम टेम्प आईडी जनरेट वो कर रहे हो, किसकी इनवाइस है, इनवाइस लगी है, ईबे बिल में जीएसटी नंबर पड़ा तो ओनर ऑफ गुड्स तो उसको मानना ही मानना है। यही मैंने कहा कि आप रिप्लाई में ये बिल्कुल लिखेंगे और जो टेम्प आईडी पे जो जनरेट किया है उसी पे आप रिप्लाई देंगे उनको। बिल्कुल बराबर। हाँ संजय सर बोलिए। हाँ बोलिए संजय जी। सर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या होती है, जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट एक्सेस रेवेन्यू करने के लिए क्या करता है कि यदि कोई भी डॉक्यूमेंट इस टाइप का नहीं है तो वो इसमें कार्रवाई करते हैं सर 129(1)(b) के अंदर ड्राइवर के नाम, जहाँ पर उन्हें फुल वैल्यू का टैक्स मिलेगा सर पेनल्टी। प्रैक्टिकली इसलिए वो बार बार ये इस चीज को कहते हैं कि सर मैं ड्राइवर के नाम करूंगा। वो तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो ड्राइवर के नाम पे करते हैं। नहीं तो सर यही जो आप कह रहे हो ना कि उसके पास पावर नहीं है उसकी कि वो उसको असेस कर ले या टैक्स वैल्यू। नहीं तो वैल्यूएशन थोड़ी करेगा। तो सर वैल्यूएशन जब कहता है मेरे पास पेपर ही नहीं तो अब वैल्यू तो आपकी नहीं मानी जाएगी ना। इसी कंडीशन आपके पास ईवे बिल नहीं है, ईवे बिल भी है, इनवॉइस भी है, सब कुछ है। तो फिर उसको किसने अधिकार दे दिया कि वो अनलिस्टेड माने? तो सर वो वैल्यू कैसे असर्टेन करेगा? अरे संजय जी उसके पास ईवे बिल भी है, इनवॉइस भी है, लेकिन पंजाब टू हरियाणा का है। नहीं सर, सप्लायर ने जो इनवॉइस किया हरियाणा के लिए दिया है सर, तो उसने सप्लायर ने किया सेल पे करा सर, वो इस बात को मान ही नहीं रहा ना सर। क्यों नहीं मान रहा? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो मानना पड़ेगा उसको। क्या उसे ये पावर है, क्या असेसमेंट कर देगा उसका अनरजिस्टर्ड पर्सन? मैं वही कह रहा हूँ, उसको मानना पड़ेगा। उसके पास राइट नहीं है कि उस इनवॉइस को वो साइड कर दे। प्रैक्टिकली सब लोग ये नहीं मानते, बस ये है यहाँ पे ये जो भी इंस्पेक्टर गाड़ी पकड़ रहे हैं ना सर, तो जो सेल इनवॉइस के साथ उसका परचेस इनवॉइस भी मांगते हैं सर देखने के लिए। वो सही बोल रहे हैं सर संजय जी, मेरे साथ भी 2 बार हो चुका है। क्या जो भी गाड़ी पकड़ते हैं उसका वो परचेस इनवॉइस मांगते हैं सर। तो फिर उसका भी परचेस इनवॉइस मांग ले, ये तो लॉ नहीं है ना अमित जी। बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं सर, लेकिन आपको अपने यहाँ का एक केस बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए उसको उत्तर प्रदेश ने कास्ट अवार्ड किया मेरी एक केस में। अब पागलों की तरह से घूम रहा है वो एसी। 1 लाख रुपए कास्ट अवार्ड किया। परेशान करने के लिए सर ये मांग तो रहे हैं। हाँ परेशान करने के लिए, कानून तो नहीं है ना। हम लोग वी आर हियर टू डिस्कस द लॉ। क्या कर रहे हैं ऑफिसर? कानून नहीं बनाता है। जब सर मेरे साथ भी एक ऐसे इंसिडेंस हुआ था। गाड़ी महाराष्ट्र से गुजरात के लिए गई थी सर, स्क्रैप भरा था उसके अंदर, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस था उसने और कहीं से मतलब 60 किलोमीटर बाद से वहां से माल भरा था। ईवे बिल पे दोनों एड्रेस लिखा है, डिस्पैच फ्रॉम भी लिखा है और इसमें भी तो लिखा है डिलीवरी देना है। प्रीतम जी के केस में भी लिखा हुआ है डिस्पैच फ्रॉम जी। लेकिन मेरी गाड़ी जब गुजरात में पकड़ी गई तो गुजरात के जो ऑफिसर थे उनका कहना था कि आपने जो जहां से माल लोडिंग हुआ है जो लिखा है डेस्टिनेशन, तो वो तो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में दिखता ही नहीं है, तो मैं पेनल्टी क्यों ना लगाऊं? तो मैंने उनको बार बार समझाया पेनल्टी किस चीज का लगाएंगे, मैंने क्या कॉन्ट्रावर्शन किया और क्या हाइड किया है। फिर उनका कहना था लेकिन आप गलत बना रहे हो, एक्चुअली जहां से भी आप माल उठाते हो, जैसे इनके केस में ये वेस्ट बंगाल से उठा रहे हैं तो वो भी प्लेस इनके ये रजिस्टर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऐसा उसका
उनका आना चाहिए था सर, ऐसा उनका हाँ प्रीतम जी, मैं वही कह रहा हूँ अमित जी, प्रीतम जी के केस में वेस्ट बंगाल जहां से माल उठा रहा है वो लिखा हुआ है, डिस्पैच फ्रॉम, एड्रेस लिखा हुआ है, करेक्ट कह रहा हूँ? हाँ सर, हाँ करेक्ट। सर डिस्पैच फ्रॉम जो लिखा हुआ नहीं ये नहीं नहीं एड्रेस सर, ये नहीं इनके सर। जीएसटी के सर आरसी में उनके आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए इन- सर, उनके रजिस्ट्रेशन में जीएसटी होना चाहिए सर्टिफिकेट सर। में होना चाहिए। मतलब जी सर, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में होना चाहिए हाँ जी अगर ना, वो ये तो है गलत है। सर। अरे फिर डिस्पैच फ्रॉम का मतलब क्या बना? फिर बिल टू शिप टू का क्या मतलब बना? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक बात बताइए, ईवे बिल में डिस्पैच फ्रॉम इसलिए लिखा गया है ताकि वहां पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहां से माल उठा सके। ये तो फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया था। इसलिए सर, लेकिन एडिट में यही होता है चीज वो सर, पॉइंट कर देखिए रहा था, सर, यही चीज को एडिट में पॉइंट होता कर है रहा था। वो। देखिए सर, एक चीज बताऊं मैं आपको, वो आप जिस एक्ट पे बात कर रहे हैं वहां पर तीनों जगह रजिस्टर्ड पर्सन है। यदि वेस्ट बंगाल पे भी बंदा रजिस्टर्ड है तो वेस्ट बंगाल वाला मेरा सप्लायर यानी हरियाणा को पहले बिल इशू करता है, और हरियाणा वाला यदि पंजाब को दे रहा है तो वो अरे सीधा कर देगा। नहीं नहीं और नहीं सर नहीं, मेरी आप बात, संजय सर जी, मेरी संजय बात जी। तो सर मैं वही बात कह रहा हूँ सर, जो प्रैक्टिकल चीज ये है कि यदि हरियाणा वाला पंजाब को जो बिल करेगा तो वो बिल बनाएगा पंजाब के नाम और गुड्स डिस्पैच फ्रॉम करेगा वेस्ट बंगाल से, मगर उसी से साइमल्टेनियसली जो वेस्ट बंगाल वाले ने वो माल सप्लाई किया होगा हरियाणा वाले को, उसकी भी बिल होंगे, अरे उससे वो नहीं प्रूव किया, कर वो देता है। अनरजिस्टर्ड है, कहाँ से करेगा संजय हाँ जी? सर, मैं सर यही कह रहा हूँ, जब वो अनरजिस्टर्ड तो के केस में अफसर कहते हैं कि सर यहाँ पर आपका बिजनेस प्लेस संजय जी, नहीं है। संजय जी आप मानते हैं वो गलत कह रहे हैं? नहीं तो वो प्रूव करने के लिए यही तो बात आ रही है ना सर, संजय जी यही पहले चीज कह रहे हैं पहले वहां पर बताइए, आप स्टेटमेंट। पहले हाँ एक मिनट, पहले मानते हैं वो गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं ना, उसी पे तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। मैं अनरजिस्टर्ड से माल उठा रहा हूं उसके ट्रक ले जाके, और वो कह रहा है कि अनरजिस्टर्ड को रजिस्ट्रेशन करवा दो। क्यों करवा लेगा? इंट्रास्टेट सप्लाई है तो, और अप टू 40 लाख का टर्नओवर है तो ऑफिसर गलत कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए प्रीतम जी, ये वीडियो हम लोग है ना यूट्यूब में आज ही डाल देंगे, आप दिखला दीजिएगा ऑफिसर को। ठीक है, ठीक है। हम्म। और किसी का कोई इश्यू? और ईवीएबल होना भी कोई वो थोड़ी है कि ईवीएबल भी नहीं बनाया भाई दी पे, उसने वायलेशन किया, उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, भुगतेगा। ये कहाँ लिखा है कि ईवीएबल नहीं हुआ तो कानून बदल जाएगा सब? सर तो फिर मैं सर आज उसका पेमेंट करने के लिए हमको 11 बजे तक टाइम दिया हुआ है। हाँ। तो नहीं, वो 1 लाख वो बोलिए। यूपी का एक देखिए, बोल रहे राजेश जी के 1 लाख एक रुपए चीज का ध्यान लास्ट अवार्ड दिया रखिएगा, है। आप अपना रिप्लाई दीजिएगा, रिप्लाई देने के बाद वो आपके जवाब से या तो सेटिस्फाइड होंगे या डिसएग्री होंगे तो आपके अगेंस्ट वो डिमांड क्रिएट करेंगे। जब वो डिमांड क्रिएट करेंगे डीआरसी 07 से, तब आप पेमेंट करिएगा। उसके पहले अगर नहीं पेमेंट नहीं, वो तो करते ऑलरेडी जा पाएंगे। डीआरसी 07 ऑलरेडी वो नहीं, इशू किए हैं। आपका नहीं, आपका आपने रिप्लाई दिया उसको, उसमें लिखा उसने कि ये रिप्लाई दिया, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, रिप्लाई देने के लिए हमने बोले कि सर आप हमको नहीं, ये बिना दीजिए। उनसे नहीं, आप बिल्कुल कमिश्नर को उनकी शिकायत ठोक दीजिए मेल पर कि मैंने रिप्लाई पीतन दिया जी, तो टीएमपी रिजेक्ट कर आपके, दिया। पीतन जी टेम्पररी आईडी आपके आईडी पे बनाई गई है कि ड्राइवर पे बनाई गई है? ड्राइवर पे बनाएंगे, ये है मेरे नहीं, पास आईडी ड्राइवर पे पासवर्ड कोई है। फायदा नहीं मिलेगा सर, आप अपने पे बनवाएंगे सर, अपना रजिस्ट्रेशन लेके ओनरशिप पे टीएमपी आईडी आपसे रिलेट होगी, ड्राइवर पे नहीं होगा सर। चलिए तो अगर ये टेक्निकल चीज है सर। नहीं, अगर प्रीतम जी सर, को बना पीतम देंगे आप टेम्पररी आईडी तो वो तो ओनर हो जाएंगे, तो ओनर हो गया तो दूसरे स्टेट के होंगे। नहीं ओनर नहीं हुए सर, मैं रेसिपेंट बीइंग ए रेसिपेंट में अपनी ओनरशिप प्रूव कर रहा हूँ ना सर, इसीलिए तो मैं अपने उससे निकला। वो नहीं मान रहा है ना, वो तो इससे ड्राइवर पे नाम भी देखिए संजय जी, टेम्प आईडी से संजय जी हमारी बात सुनिए, टेम्प आईडी से ओनरशिप प्रूफ नहीं होता कभी भी। नहीं सर, मेरा ये नहीं कहना टेम्प आईडी से सर, जनरली जब वो टेम्प आईडी जनरेट करते हैं, नहीं, वो यदि मैं ड्राइवर के नाम जनरेट करते हैं, वहाँ कोई ट्रबल नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, अगर हमारे कोई भी रिप्लाई को आपने कंसीडर ही नहीं किया और उसके बाद तो मैं अपील में जाके क्या बोलूंगा? ठीक बात है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या मेरे पास बोलने के लिए? तो मेरी रिप्लाई मैंने इसीलिए प्रीतम जी को कहा, आपको जो भी रिप्लाई देना पोर्टल पे अपलोड करिए, साथ में उसके पेपर को भी अपलोड करिए, ताकि आपके पास प्रूफ होगी। मैंने पोर्टल पे सारे रिप्लाई दिया, उसके बाद भी अफसर ने उसको डिनाई किया, इग्नोर किया, ताकि आपका एक ग्राउंड बन सके अपील में। ठीक।
ठीक है सर। चलिए राजेश जी, आपका जो 1 लाख रुपए वाला जो अवार्ड कास्ट किया वाला जजमेंट है ना आपके पास, हाँ वो भिजवा दूंगा, वो शेयर कर दीजिए ना ग्रुप में सर। आज मैं निकाल के डाल दूंगा सर। डालिए, फिर तो- हम लोग मास्टर तो- लर्निंग में भी डालें। हाँ वो उसको बहुत जरूरी है उसको। हाँ ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई इश्यू? सर एक छोटा सा इशू है सर, सेम पॉइंट पे। हाँ भी। मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर हूँ हम्म और महाराष्ट्र से ही मैं डिस्पैच कर रहा हूँ गुजरात के लिए। अच्छा। आप लिखिए ना सर, तो हम्म। इसमें क्या डिपेंड कर, महाराष्ट्र से Clear गुजरात के लिए माल जा रहा है। हम्म मेरा रजिस्टर प्लेस महाराष्ट्र में, जहाँ पे मेरी आरसी है सर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। हम्म लेकिन मेरी जो ट्रक भरी जा रही है वो महाराष्ट्र से और किसी जगह से सर, अच्छा, वो मेरा रजिस्टर नहीं है वो वहां से सर। तो ये यहाँ से किसकी मैं जगह है? परचेस कर रहा हूँ, यहाँ से अच्छा। मैं परचेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने गाड़ी वाले को इंस्ट्रक्शन दिया, आप एक काम कीजिए, यहाँ से जो भी गाड़ी भर के आप डायरेक्टली गुजरात में अनलोड करो। मैंने ठीक ईवे है। बिल बनाया और ईवे बिल में मैंने ये प्लेस जहाँ गाड़ी भर रही है वहां का मैंने एड्रेस डाला, डिस्पैच फ्रॉम, हम्म और डिलीवरी अभी गुजरात कर रहा हूँ। हम्म सर ये सेम केसेस में गुजरात में गाड़ी पकड़ी जा रही है, वो बोल रहे हैं आपने डिस्पैच फ्रॉम जो एड्रेस है वो आपकी जीएसटी आरसी में रजिस्टर नहीं दिख रहा है हमको, हम्म ठीक है, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे पहले तो। हम्म मेरे केस में तो गाड़ी छोड़ दी थी उसने, मैंने फोन पे बात की तो, लेकिन ये गाड़ी वो पकड़ रहे हैं, ऐसे उन्होंने क्या 8-10 क्या गाड़ी पकड़ी। क्या कहा आपने? ये छोड़ दिया? मैंने कहा सर ये मैंने क्या वैल्यूएशन किया, मैंने यही पूछा, मैंने कहा मैंने इनसे माल खरीदा है और मैं गुजरात में डिलीवरी दे रहा हूँ, मेरे पास खरीदा का भी बिल है मेरे पास, Purchase invoice है। हाँ, परचेज इनवॉइस है। ओके ओके। परचेस इनवॉइस है और मैं सामने सेल कर रहा हूँ, मैंने ईवे बिल जनरेट किया है, मेरा जो एडिशन है वो भी हुआ है हाँ, वैल्यू में। तो आप किस हिसाब से बोल रहे हो मैंने सप्रेस किया, और मैं टैक्स क्यों भरूं, और किस सेक्शन में आप लगा रहे हो मुझे बताओ। तो उनका कहना था 129 में। मतलब 129 में क्या चीज का पेनल्टी लगाओगे, मैंने क्या सप्रेस किया आप बताइए। हाँ, हाँ। फिर बोले, वो कुछ बोल नहीं पाया, बोला ठीक है इस बार तो मैं छोड़ता हूँ, लेकिन आपकी मतलब महाराष्ट्र की 10 से 15 गाड़ी मैंने ऐसे ही रोकी है और पेनल्टी मैंने लगाया है। अच्छा। नहीं कोई बेस नहीं है सर, बेस नहीं है वो तो। सर कैसा बेच रहेगा, अगर कोई इसमें स्क्रैप कोई डीलर नहीं। है जहां से उसको मालूम पड़ता है और गाड़ी वहां पे भरवा के वो डायरेक्टली जहां डिलीवरी देने देगा, नहीं कोई ये वायलेशन बिल नहीं में सर भी आपका तो। डिस्पैच फ्रॉम, बिल फ्रॉम, डिस्पैच और फ्रॉम, ये वो सब लिख रहा डिस्पैच है वहाँ पे। फ्रॉम? बिल्कुल क्लियर है। डिटेंशन का कोई ग्राउंड ही नहीं उनके पास, कोई ग्राउंड नहीं। सारे प्रॉपर पूरे हैं। अब कोई- देखिए कोई यहाँ क्या ground लिख रहा है? नहीं, वो इंटर वैलिड। अनपढ़ होगा, वो अनपढ़ होगा या फिर जानकार नहीं होगा पूरा, पकड़ अरे ये गया तो। देखिए ये क्या लिख रहा है? एंटर वैलिड पिन कोड, स्टेट विल बी ऑटो पॉपुलेट फॉर इंपोर्ट एसकेडी सीकेडी लॉट्स, इंपोर्ट एंटर एड्रेस एंड पिन कोड ऑफ द पोर्ट फ्रॉम वेयर गुड्स एंटर द कंट्री और पिन कोड ऑफ द एससीजेड यूनिट। यानी कुछ भी हो सकता है, ये डिस्पैच फ्रॉम अनरजिस्टर्ड प्लेस से ही होगा, रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। सर बहुत मैंने सिंपल और भी उदाहरण लिखा है। था। सर इसका बहुत सिंपल उदाहरण है कि मेरी गाड़ी गुजरात से चली, खराब हो गई, 8 घंटे बीत गए, मैंने नया ईबे बिल टाइम भी एक्सटेंड नहीं किया और मेरा बिल एक्सपायर हो गया, अब मुझे नया बनाना है, तो क्या मैं फिर गुजरात से बनाऊंगा? हाँ, नहीं, जहां गाड़ी खराब हुई वहीं से डिस्पैच फ्रॉम दिखाऊंगा। नहीं सर, उसका क्वेश्चन ये था, आपने जो मटेरियल जो प्रोक्योर कर रहे हो, परचेस किया है, वो आपके रजिस्टर प्लेस में नहीं है। सर सर- इससे कोई मतलब नहीं है, ये कहाँ बताइए लिखा कि है आप कह रजिस्टर रहे हो प्लेस नया- में गुड्स पहले आना चाहिए तब मैं बिलिंग करूंगा। तो उनका वहां कहना लिखा था है कि कि पहले मेरे बिजनेस प्लेस में गुड्स आना चाहिए तब मैं वहां से डिलीवर करूंगा। ये डिस्पैच फ्रॉम का एक पूरा सर्कुलर इन्होंने निकाला था, वो सर्कुलर कहाँ है, कोई ढूंढेगा? डिस्पैच फ्रॉम जब उन्होंने ऐड किया तो एक सर्कुलर निकाला था। सर नॉर्मली जो गाड़ी पकड़ रहे हैं उनको कोई गलती तो मिल नहीं रही सर, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, नहीं तो नहीं, नए सुनिए नए ना, तरीके जो मैं ढूंढ रहे हैं। पूछ रहा हूँ वो सर्कुलर ढूंढिए ना एक बार, वो सर्कुलर मुझे चाहिए। डिस्पैच फ्रॉम जब ऐड किया था वो मतलब सर्कुलर भी नहीं था, इंस्ट्रक्शन था, वो इंस्ट्रक्शन था। जब पोर्टल में जब कुछ कुछ आता है ना नया चीज, तो वो इंस्ट्रक्शन लेके आते हैं, वो इंस्ट्रक्शन हम लोग किताब में जनरली डालते नहीं है। इसके पास है तो ये हाउ टू हैंडल बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। समटाइम्स द सप्लायर प्रिपेयर्स द बिल फ्रॉम हिज बिजनेस प्रीमाइसेस टू कंसाइनी
but moves the consignment from some other premises to the consignee as per the business requirement. This is known as billing from and dispatching from. E-way bill system has provision for this. In the e-way bill form, there are two portions under from section. In the left hand side, bill from, supplier GST and trade name are entered in the right hand side. Dispatch from, address on the dispatching place is entered. The other details are entered as per the invoice. In case bill from location state is different from state of dispatch, the tax components. In case bill from location state is different from state of figure, that is if the billing party is interstate for supplier, IGST is entered, and if billing party is interstate for the supplier, that's irrespective of movement of goods, whether movement happened within the state or outside the state. कर तो सकता है। प्रीतम जी, हाँ सर, ये सब दिखाइएगा उसको। ठीक। और ऑफिसर को बोलिए सर हम लोग केस फाइल करेंगे, अपील में जाएंगे, क्या समझे? हाँ सर। लेकिन इतना सुंदर चिड़िया का आवाज किसका बैकग्राउंड से आ रहा है सर? हाँ, ये देखिए, ये अमित जी होंगे। नहीं सर, मेरे पास से नहीं है। अच्छा, this is combination of involves 4 part billing takes place from consignment, but the goods are moved by this here dispatch from bill to. लेकिन सर मेरा जो अभी, अच्छा, एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, ई-वे बिल का वेबसाइट मैंने बंद कर दिया क्या? रुकिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिली। डिस्पैच फ्रॉम में PLZUN GSTN नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। बिल फ्रॉम, बिल टू में GSTN नंबर लिखा हुआ है, डिस्पैच फ्रॉम में कहाँ GSTN नंबर लिखा हुआ, बताइए तो मेरे को। तो जबरदस्ती ऑफिसर कह रहा है कि नहीं उसका भी GSTN नंबर चाहिए जहां से उठाया। ग्राउंड है या नहीं आपके पास? वैलिड ग्राउंड है सर, ग्राउंड तो है सर। डिस्पैच फ्रॉम और शिप टू में प्रीतम जी ये सब पॉइंट बताइए उसको। ठीक है सर। और सर जो FAQ था उसका भी उनको पॉइंट बताइए, भले FAQ तो कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं है, वो देखेगा वो। यस। अब देखिए, ये चीज व्हाट्सएप में बटन दबा दबा के तो डिस्कशन नहीं होता है, ये यहीं पर डिस्कशन होता है। और लगा आधा घंटा लगा हमें, लेकिन हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंच गए हैं। क्या कहते हैं सर? लेकिन मैं अभी तो गाड़ी में मुझको छुड़वाना है, तो क्या पेमेंट करे, क्या कमिश्नर को ईमेल करे कि मैं मुझको पार्टी से बात कीजिए, पार्टी वेट कर सकता है कि नहीं? उन्होंने सर जो MOU फॉर्म रहते इशू कर दिया है, अगर तो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। क्यों अमित जी? नहीं, कैंसिल हो ही सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। ऑर्डर वगैरह इशू कर दिया है होगा सर, तो जो टाइम लिमिट। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं, लाइव क्लासेस, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आपने मुझे नहीं भेजा सर, सबको तो भेज दिया। हाँ, ठीक बात बोल रहा है। देखिए, ये वाली जो क्लास है बेसिक टू एडवांस GST रिफंड, 6 मार्च मॉर्निंग 6:30, इसमें हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डिस्काउंट 1000 और 500, लेकिन जो आप लोग हैं जिन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ है उनको हम 3000 डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इफेक्टिव नेट प्राइस 1999 हो गया। और ये मेंबरशिप ऑफ 1 ईयर लिखा हुआ, लाइफ टाइम वाला कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया। और जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे तो तब इस मेंबरशिप के कारण प्राइस डिस्काउंटिंग करते रहेंगे। और जिन्होंने कभी भी कोई लाइव क्लास या पास्ट में कोई भी कोर्स लिया हुआ है उनके लिए 2500 डिस्काउंट, तो इफेक्टिव नेट प्राइस इतना होगा। और जिन्होंने किताबें ली हुई है उनको हम 2000 डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इफेक्टिव नेट प्राइस इतना होगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट सभी से यही करूंगा कि मेंबरशिप लिए और यहाँ आ जाए। तो आप मुझे है ना, एक बार आपको पता लग ही गया होगा किस प्राइस में आप फॉल कर रहे हैं, तो एकदम ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रखी है हमने इसीलिए।
बहुत अच्छे किए सर, हाँ सबके लिए अच्छा है, सबको लेना चाहिए हाँ मेरे ख्याल से। सर जितना नॉलेज मिल रहा है ना, हाँ कंपैरिजन में रेट बहुत, प्राइस बहुत कम है। कम है, ठीक। ठीक बात बोल रहे हैं। मैंने देखा है यूट्यूब में एक बिना नाम लिए बताता हूँ, सेक्शन 150 के एनालिसिस कर रहे थे वो। 150 में कह रहे थे नोटिस भेजना कंपलसरी है टैक्सेबल पर्सन को, थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन ठीक है, एक यूपी से फोन आया, बोला सर हम उनका वो 30 घंटे में जीएसटी करवा देंगे। हम बोले तो आपका प्रैक्टिस के लिए नहीं है, मतलब मजे लेने के लिए अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। सर एक पूछना था, हाँ ये जो अपनी क्लासेस है ये कितने दिन चलेगी, ये जो नई वाली चलेगी वो टाइम ड्यूरेशन कितना है उसका? देखिए, पुराना हमने जो रिकॉर्डिंग किया था वो 40 घंटे का रिकॉर्डिंग था। 10 घंटे रिफंड का था और 15 घंटे आईजीएसटी का था, 25 घंटे था। तो हम लोग 40 घंटे लिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने तो सर चलेगा ही चलेगा। हाँ 2 महीना चलेगा। अब इसमें हमने जीएसटी मिनट्स के भी एक्सट्रैक्ट डाल दिए हैं, तो उसका भी टाइम बढ़ेगा। तो 40 घंटे तो है ही है, और फिर आपके इश्यूज भी आएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। सर मेरे ख्याल से अपना यही 2 टॉपिक छूटा था, बाकी सब कुछ कवर हो चुका है। हाँ नहीं, उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट, टीडीएस, टीसीएस, आईएसडी, ये सब छूटे हुए हैं, तो वो बाद में देखेंगे। उसके बाद मैं कुछ और एक करना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में है, तो उसको करेंगे। सर फिलहाल ये 2 करना। अगर सबको कंफर्टेबल हो हाँ तो कुछ सवेरे और कुछ शाम को भी कर सकते हैं क्या क्लासेस? शाम को मत कीजिएगा, एकदम मैं थक जाता हूँ, एकदम बहुत जबरदस्त थक जाता हूँ मैं। शाम में से शेड्यूल नहीं हो पाएगा, पता नहीं चलता निकलने के बाद कहाँ रहे सामने। हाँ मॉर्निंग ठीक है, मॉर्निंग ही अच्छा है। ओके सर। सर अमित सर ने भी ज्वाइन किया है सर। अमित जी ने अभी तक, अमित जी ज्वाइन किया हुआ आपने? नहीं सर, मैं तो आज ही आया हूँ, मैं कर लेता हूँ तुरंत। है ना? हाँ। अच्छा, ओके ओके। तो संजय जी, राकेश जी, राजेश सर आप भी ज्वाइन कीजिए। राजेश जी तो ज्वाइन कर ही रहे हैं। नहीं, कह रहा हूँ अमित जी हैं वो। हाँ, सिंपल आदमी थोड़ी है। सब गुणा भाग कर लिए बैठे बैठे। नहीं सर, सिंपल 2 ही लोग हैं, मैं और जिनेश जी। नहीं सर, नहीं उनको डिस्काउंट लेना नहीं है ना? नहीं सर, मैं मेंबर वाला आदमी हूँ, मेंबरशिप है मेरे पास। इसलिए लास्ट में देंगे क्या? चलिए संजय जी, अब कुछ नए लोगों को भी ज्वाइन करवाया जाए। संजय जी 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 जी, ज्वाइन कर रहे हैं ना आप? जल्दी कर। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ सर, मैं ट्राई कर रहे हैं लोगों मतलब? दिया मैंने, आप जो भी मेरे को मिलता है मैं इसके बारे में जरूर बताता हूँ, मैं लिंक भेज देता हूँ। नहीं नहीं, आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सर लाइव क्लासेस वाले में सर, हाँ हाँ, रिफंड वाली क्लासेस। रिफंड का सर आइए, वो मेरा कुछ है नहीं, मेरा ऐसा कोई बिजनेस उस पर है नहीं सर। अच्छा, इसलिए नहीं सर। हाँ, मेरा कोई रिफंड और आईजीएसटी का इतना अदरवाइज। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मिलते हैं फिर कल। जी सर। ओके दिन। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। राजेश जी एक बार है ना हेलो लिख के भेज दीजिएगा अपने व्हाट्सएप में, फिर मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। मतलब जिसको भी वो ज्वाइन करना है वो हेलो लिख के भेज दीजिए, आई वांट टू ज्वाइन दिस क्लासेस, फिर मैं डिटेल भेज देता हूँ। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।